हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन इसी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर को मैंने पूरे डिटेल में पहले ही यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, लगभग 3 पार्ट में, और उस तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप एक बार ज़रूर पढ़ना, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ लेना जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया था तो उसमें मैंने समतल दर्पण की 6 विशेषताएं बताई थी, जिसमें से एक विशेषता था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी आभासी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख यानी काल्पनिक। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बी आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, सी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इससे पहले हम परावर्तन कोण का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी यानी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए लंब यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो समतल और उत्तल दर्पण में हमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में हमें आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ख अवतल दर्पण द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो समतल और उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता ही है, और अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा घ यानी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। छठा क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो समतल दर्पण में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मगर इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। अवतल दर्पण में भी हमें प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा, बचा डी। तो उत्तल दर्पण में हमें हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन घ हो जाएगा उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हमें समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्चों में किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है? तो इससे पहले आप स्क्रीन पर दिए गए 2 पॉइंट को ध्यान से देखें। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। जैसे अगर वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है तो फोकस दूरी 5 मीटर होगी, यानी वक्रता त्रिज्या दुगनी है और फोकस दूरी आधी है। अगर फोकस दूरी मान लीजिए अगर 3 मीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। तो आपको ये समझ में आया ये दोनों पॉइंट? तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इससे पहले आप स्क्रीन पर दिए गए फिगर को देखें कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा होता है।
इसलिए 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ग यानी आभासी और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के सामने बस एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, उत्तल दर्पण, ताकि पीछे से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को देखा जा सके, यानी ज़्यादा क्षेत्र को देखा जा सके। इसीलिए मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है यानी आभासी, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ख यानी काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो 14 का हो जाएगा आंसर क। क्वेश्चन नंबर 15 है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जब मैं अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ाई थी आपको, तो उस वक्त में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख यानी अवतल दर्पण। नंबर 16 एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है सीधा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी हमें किस दर्पण से हमें हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल और उत्तल दोनों दर्पणों से हमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17 में है F बराबर r/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह किस दर्पण के लिए सत्य है। तो यह दोनों दर्पणों के लिए सत्य है, यानी अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। नंबर 18 में हमें 4 फिगर दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा फिगर सही है। तो पहला फिगर है समतल दर्पण में दिखाया गया है कि किरण लंबवत आ रहा है। तो लंबवत जब किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है, यानी यह ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में यानी ख में देखें तो जब उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में जब प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के सामने जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आरेखा है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में जब अवतल दर्पण के सामने या फिर उत्तल दर्पण के सामने ही जब वक्रता केंद्र से होकर किरण आरेख गुजरे तो वह वापस उसी पथ पर दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा। और ये सारी चीज़ें जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें मैं अच्छे से सबको डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हों तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 19 एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान हमें बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, उल्टा है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश ब्लैंक में चलता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण ब्लैंक होगा। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा समतल। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैंक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 4 किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा ब्लैंक कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा परावर्तन।
क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को ब्लैंक कहते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की ब्लैंक होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है, फोकस दूरी आधी होती है। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो 6 का हो जाएगा दुगनी। 7 में है ब्लैंक दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अभी तक हम 3 दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, समतल, अवतल, उत्तल, जिसमें से समतल और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो 7 का हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु का केवल ब्लैंक प्रतिबिंब ही बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 8 का हो जाएगा काल्पनिक या आभासी, हम दोनों आंसर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के ब्लैंक निकलती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए फिगर में देख रहे हैं। नंबर 10, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ब्लैंक होती है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ब्लैंक से मापी जाती है। तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ब्लैंक होती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ब्लैंक कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्धन का धनात्मक मान ब्लैंक प्रतिबिंब इंगित करता है। तो धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है और ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब इंगित करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आभासी। क्वेश्चन नंबर 15 में सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए ब्लैंक दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 16 है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ब्लैंक सेंटीमीटर होगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो 32 की आधी 16 सेंटीमीटर होगी। तो 16 का आंसर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक बिंदु वस्तु यानी बिंब यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक ब्लैंक दर्पण द्वारा ही। तो केवल अवतल दर्पण द्वारा ही किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। 17 का हो जाएगा अवतल। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।